देखिए ध्यान देंगे, आवाज आ रही है सब 7th क्लास के बच्चों को? ठीक। मैंने आप लोग को इलेक्ट्रिक करंट स्कूल में हो गया ट्यूशन पे आपके पास नहीं, इलेक्ट्रिक सर्किट बता दिया था, याद होगा। आप लोग को सर्किट डायग्राम क्या होता है ये भी मैंने बना के दिखाया था बोर्ड पे। बैटरी क्या होती है और सेल क्या होता है ये दोनों आप लोग हमारे इसमें अच्छी तरह से जानते हैं। मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में 3 तरह के इफेक्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए, बुक बंद कर दो बेटा, मैं अपने हिसाब से पढ़ाता हूं, लखवीर सिंह से पढ़ाता कि बिजली का जो इफेक्ट है, इलेक्ट्रिक करंट का जो इफेक्ट होगा वो 3 तरह का इफेक्ट होता है। पहला इफेक्ट हीटिंग इफेक्ट है जो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से समझते हो। दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट, मैंने भी बताया नहीं है। और तीसरा है केमिकल इफेक्ट, वो भी नहीं बताया मैंने। हीटिंग इफेक्ट आप लोग को बहुत ही अच्छी तरह से बता दिया था। उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था, जो हमारी 100 वाट की जो इलेक्ट्रिक बल्ब होती थी कांच वाली, उसका एग्जांपल फिलामेंट का दिया था। और मैंने CFL और जो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, जो बड़ी वाली ट्यूब होती है ना लंबी वाली, उसको फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। और इसको कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब CFL कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट ट्यूब कहते हैं। इन दोनों के डिफरेंस के बारे में भी बता दिया था। बेटा आप राइटिंग लिखो हिंदी इंग्लिश के एक पेज देख। टंगस्टन बेटा इलेक्ट्रिक बल्ब में क्यों डलता है? जी हाँ, येलो वाले में जो इलेक्ट्रिक बल्ब कांच वाला आता था, फिलामेंट उसी का बनता है ना, वही तो कर रहे हैं। अब हम लोग बात क्या करेंगे आज, मैग्नेटिक इफेक्ट या चुंबकीय प्रभाव देखेंगे। चुंबक तो हम समझते हैं, मैग्नेट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट के पास होने से, अगर कोई भी चीज में इलेक्ट्रिक करंट हम पास करते हैं तो क्या कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट भी पड़ता है? क्या कुछ चुंबक जैसी कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी कुछ आती है सामने, कुछ ऐसा भी होता है? चलिए उसी के ऊपर काम करते हैं, ध्यान से सुनिए आप लोग। साइंस वो जो आत्मा में चली जाए, साइंस वो नहीं जो आप लोग रटते हैं, और हमें रटवाना ही नहीं आप लोग। एक सेकंड, मैंने इलेक्ट्रिक फ्यूज सब कुछ बता दिया था, आप लोग को याद होगा। अच्छा ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट से पहले मैं एक चीज मिस कर गया था, वो पहले बता दो। हीटिंग इफेक्ट पे यूज ऑफ MCB, हम लोग हमेशा MC कह देते हैं। ये जो बेटा वो लगा है ना वो खटका, उसको MCB कहते हैं। अब MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? सर्किट ब्रेकर, बिल्कुल, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, MCB। M refers to miniature, C refers to circuit, B refers to breaker. Miniature, B बेटा, B for बाबा जी, बॉल, ब्रेकर ब्रेकर, ठीक है, ध्यान देंगे। MCB stands for miniature circuit breaker. These days MCB are being used increasingly in household electric wiring in phase of traditional fuses. पहले बेटा है ना वो फ्यूज लगता था, फ्यूज आपने मैंने बच्चों को दिखाया था, बताया भी था। अब वो फ्यूज नहीं लगता, फ्यूज से भी ज्यादा अच्छा माना जाता है MCB को। MCB का आप देखो फ्यूज में क्या प्रॉब्लम थी, पहले मैं ये बता दूं। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर फ्यूज में सही तरह की वायर को आपने यूज ना किया हो तो क्या होता था कि घर में है ना, फिर भी पूरे घर में शॉर्ट सर्किट का डर होता था। अगर वो फ्यूज का तार नहीं टूटा, सर्किट ब्रेक नहीं हुआ, अगर आपने मोटे तरह का तार लगा दिया, वायर लगा दिया, या जिस तरह का वायर लगाना चाहिए वो न लगा के आपने कॉपर का वायर लगा दिया, तो फ्यूज का तार ज्यादा करंट होने पे वो टूटता नहीं था। अब पिछली वीडियो देखोगे तो आपको फ्यूज को बहुत से समझ में आएगा, ठीक है। तो फ्यूज का तार टूटता नहीं था, तो इसका मतलब बिजली का ज्यादा से ज्यादा फ्लो पूरे घर में दौड़ जाएगा, और पूरे घर में है ना शॉर्ट सर्किट होने के चलते घर में आग भी लग जाती है। बिजली के शॉर्ट सर्किट के चलते घरों में आग लगना बहुत आम बात है।
और ये पता है, आपने देखा होगा चांदनी चौक तरफ या कभी गए हो, बहुत सकरी सकरी गलियां होती हैं एकदम बीचों बीच जो कहते हैं आप, तो वहां पे ना वायर सब कटे फटे रहते हैं, अच्छे से वायरिंग भी नहीं होती। अब आपका घर बना है तो कितना एकदम बहुत ही हिसाब से अंडरग्राउंड वायरिंग अच्छे से मजबूत तार से की जाती है, हर जगह एमसीबी लगा हुआ है, बोर्ड में भी लोग बोर्ड में भी लगा देते हैं आज के जमाने में। लेकिन जो पुराने जमाने में था ऐसा नहीं था। तो अब क्या है कि फ्यूज की जगह एमसीबी ही यूज किया जाता है। एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो एमसीबी है वो इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करती। फ्यूज हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था ना। हाथ उठाइए और मुझे समझाइए कि कौन समझा सकता है कि फ्यूज इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता था। जरा समझाइए तो किसमें कितना है, तुम देखें। फ्यूज इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, हिम्मत तो दिखाओ। कैसे समझाओगे कि हीटिंग इफेक्ट पे फ्यूज काम करता था? एनीबॉडी? नोबडी हैज गट्स। समझने के समय तो आप लोग बहुत मुंडी हिला लगे, हाँ हाँ गुरुजी समझ गए। अभी तो बोलते नहीं आप लोग यार। हाँ मेरा तो काम है, मैं 10 बार बताऊंगा। अब आपसे पूछा, आप नहीं बताओगे तो कौन बताएगा? अब तो कोई बाहर से थोड़ी आएगा, कोई हम ही बताएंगे। कितना सिंपल सा है, कुछ ट्राई तो करो। मैं ये कह रहा था कि जो फ्यूज है हमारा वो हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है, इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट। मेरा 2 क्वेश्चन था और दोनों में आप लोग डब्बा गोल कर गए अपना। देखिए, पहली बात तो ये, जैसा कि ऋतिक ने सही बोला कि जो भी इलेक्ट्रिक वायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक वायरिंग बेटा जो घरों में होती है वो सड़कों वाली नहीं, वो तो ओपन वायर होती है, देखते हो ना, नंगी तार होती है, उस पर कोई कोटिंग भी नहीं। पहले अब तो कोटिंग कर भी देते हैं, मोटी प्लास्टिक वाली जो कि उस मेल्ट होकर पिघलती नहीं। वहां पर कॉपर की नहीं लगाते। पहली बात, कॉपर लगाना अच्छा है, लेकिन दिक्कत है ना, कॉपर रेयर मेटल है, महंगी मेटल है, इतना ज्यादा हम लोग यूज नहीं कर सकते उसको, ठीक है ना। और दूसरा कि घरों में जब हम कोई बिजली का तार यूज करते हैं तो न्यूड या नंगी तार तो नहीं रख सकते ना, सेफ्टी का डर है। तो हम क्या करते हैं, प्लास्टिक की कोटिंग ऊपर करनी पड़ती है, प्लास्टिक का कवर लगाया होता है वायर के ऊपर, देखा है अपने दांत से छील देते हो, कॉपर निकल जाता है अंदर वायर के। तो इसलिए अंदर कॉपर या एक ऐसा मेटल, सब वायर के अंदर कॉपर भी नहीं होता, आपको पता है ना, एक लोहे जैसा भी मेटल निकलेगा छिलका, व्हाइट कलर का आता है, जो कमजोर टाइप के वायर होते हैं, जिसके छिलने के बाद अंदर से लोहे टाइप का होता है ना, वो बहुत ही लो ग्रेड का होता है, लेकिन वो भी लो रेजिस्टेंस का होता है। तो मतलब कि जो वायर है वो लो रेजिस्टेंस की है या हाई रेजिस्टेंस की, ये 2 बात। आ जाओ बेटा, छोटी कुर्सी पे हो जाओ, दीदी लोग को बैठने दो जरा। सिमरन, अपने भाई को छोटी कुर्सी पीछे बैठा। नैतिक, दीदी को बैठने दो। तो लो रेजिस्टेंस का फायदा ये होता है कि वो इलेक्ट्रिक करंट दौड़ने पे वो गर्म नहीं होते। बिजली का तार अगर दौड़ेगा, अगर करंट दौड़ेगा बिजली के तार में, तो वो वायर गर्म नहीं होगी, और गर्म नहीं होगी तो फायदा क्या, वो प्लास्टिक में चिपकेगी नहीं। इसलिए घर में बिजली के जो तार होते हैं, वायरिंग होती है, उसमें कॉपर लगाया जाता है। कॉपर बहुत ही लो रेजिस्टेंस का होता है। लो रेजिस्टेंस का मतलब कि चाहे कितनी भी बिजली का करंट ज्यादा क्यों ना हो, वो गर्म नहीं होता है। लेकिन जैसा कि अगर बेटा इसी तरह हम फ्यूज को लगा दे तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। फ्यूज इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। मतलब कि अगर बिजली का करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, तो क्या होगा, वो वायर गर्म होनी चाहिए। अब फ्यूज हम लोग इसलिए लगाते हैं कि जरूरत से ज्यादा एक्सेस अगर इलेक्ट्रिक करंट अगर जा रहा है आपके घर में, तो फ्यूज के थ्रू होकर के ही जाएगा। मन मन में पढ़ना है बेटा, फ्यूज के थ्रू ही जाएगा। अब अगर जरूरत से ज्यादा अगर पावर इलेक्ट्रिक करंट जा रहा है तो क्या होगा, वो गर्म होने लगेगा, और गर्म होके क्या होगा, पिघल जाएगा, पिघल करके टूट जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। सर्किट का मतलब है कि जब सारी वायर जुड़ी हो, जैसे ही वायर एक अगर ऐसे टूट गई तो बिजली का करंट आगे नहीं जाएगा। तो फ्यूज इसलिए इलेक्ट्रिसिटी के हीटिंग इफेक्ट पे काम करता है। फ्यूज में
बेटा सब लोग अगर दीवार के सारे रहोगे ना तो सबको दिखेगा। अब एक ऊंट बन जाएगा, दूसरा चूहा, तो कैसे काम चलेगा? बेटे ऊंट ना बनो। इलेक्ट्रिक करंट जैसे ही फ्यूज के अंदर जाता है, एक्सेस पावर जाती है, तो हम लोग वहां पे हाई रेजिस्टेंस वाला तार लगाते हैं। हाई रेजिस्टेंस का मतलब है कि अगर ज्यादा बिजली का करंट जाएगा, जितना ज्यादा बिजली का करंट जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट जाएगा, वो उतना ही तेजी से गर्म होने लगेगा। और गर्म होगा तो क्या होगा? वो पिघल करके टूट जाएगा, तो हमारा घर आगे आग लगने से बच जाएगा ना। यह था फ्यूज का कॉन्सेप्ट जो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था। फिर से बताएंगे। सबसे पहली बात यह है, क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि फ्यूज के अंदर हम कौन तरह की वायर यूज करेंगे। ठीक है, हाई रेजिस्टेंस की या लो रेजिस्टेंस की? अंजू बताएगी इसका आंसर। तुम बता रहे आशीष, फ्यूज के अंदर हाई रेजिस्टेंस की वायर यूज करेंगे या लो रेजिस्टेंस की? आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं ना, यहाँ दिमागी लू चल रहा है, फोकस ही नहीं किसी का। तुमको समझ में आया मैंने क्या समझाया? नहीं तो फिर पूछो ना। अरे जब गलत जवाब दे रहे हो इसका मतलब समझे नहीं आप। इसके बाद बेटा कहीं आगे दुनिया नहीं है आपके पास, जो सीखना ये इसके बाद कोई नहीं बताने वाला। ध्यान दो बेटे, लो रेजिस्टेंस और हाई रेजिस्टेंस का मतलब क्या है तुम बताओ। नहीं पता? नहीं पता? तुमको अंजू? उम्मीद है बेटे तुम लोगों से, उसका तो डब्बा गोल है, तू तो कम से कम पढ़ ले। बता सुमित, हाई और लो रेजिस्टेंस का मतलब क्या है वायर का? बिल्कुल, लो देर से गर्म होगी। हाई रेजिस्टेंस के वायर का मतलब है कि आप जितना ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट देंगे, ज्यादा इलेक्ट्रिक करंट मिलने से वो गर्म होने लगती है। और सबसे अधिक हाई रेजिस्टेंस वाली वायर चिकी कौन होती है? एनीबॉडी? नहीं नहीं नहीं, सिल्वर। अरे सब अपने कुनबे के क्या कहते हैं, ताया ताई दादा दादी सबका नाम ले लिया, लेकिन जो मैं सुना सर, देखो उसने सही दादा का नाम लिया। सबसे ज्यादा उसी दादा के पास पैसा है, टंगस्टन दादा के पास। टंगस्टन एक ऐसा वायर है, मतलब एक ऐसा एलॉय है, ठीक है, एक मेटल कह सकते हैं, वो किसी मिक्स नहीं करते, सीधे मेटल है वो, जो सबसे अधिक हाई रेजिस्टेंस वाला होता है। मतलब कि इलेक्ट्रिक करंट मिलने पे जितना वो गर्म हो सकता है उतना कोई गर्म नहीं हो सकता। इसीलिए इलेक्ट्रिक बल्ब में हम लोग टंगस्टन के वायर को ही यूज करते हैं। क्लियर? अब एमसीबी पे आते हैं हम तो। हाँ बिल्कुल रेयर है बेटा, रेयर अर्थ मेटल है बिल्कुल, ऐसा नहीं कि हर जगह मिलता है। तो यूज कहाँ हो रहा है? अब तो नहीं हो रहा। इलेक्ट्रिक बल्ब तो पहले रेयर ही था, और क्या, दूसरा उपाय नहीं था ना हमारे पास। हमारे पास कोई भी ऐसा मेटल नहीं है जिसको कि हम इलेक्ट्रिक बल्ब में एज ए टंगस्टन यूज कर सके। याद रखिएगा, क्योंकि दूसरा अगर मेटल यूज करते हो तो वो ना गर्म होगा, ना ग्लो होगा, ना प्रकाश आएगा। तो मजबूरी है ना हमारी कि हमको टंगस्टन ही यूज करना। देखेंगे इलेक्ट्रिक बल्ब का आविष्कार किसने किया था? वेरी गुड, थॉमस एल्वा एडिसन। 9,999 बल्ब फोड़ दिए थे उन्होंने। मैं आपको ये बता दूं, 10वें हजार बल्ब जो बनाए ना, हर बार बनाए बल्ब फ्यूज हो जाए, बल्ब फट जाए, हर बार ब्लास्ट कर जाए। उस इंसान ने हार नहीं मानी। और आपको पता है एक बात का, थॉमस एल्वा एडिसन के नाम पे दुनिया के सबसे अधिक पेटेंट है, सबसे अधिक आविष्कार। आज की डेट में रिकॉर्ड कोई नहीं तोड़ पाया उनका। दुनिया में जितने ज्यादा चीजों की इन्वेंशन या आविष्कार किए गए वो थॉमस एल्वा एडिसन ने किया, अमेरिका के साइंटिस्ट थे। थॉमस एल्वा एडिसन, थोड़ा आप लोगों को बता दे, बचपन में स्कूल गए तो मास्टर ने एक चिट्ठी लिख करके उनके बैग में डाला, बोले कि बेटा मम्मा को दिखा देना, आपने जाओ। ठीक है, आ गए भाई, अपने घर आ गए। अब छोटे बालक थे, उनको क्या पता कि ये क्या है, लेटर उटर उनको समझ में नहीं आता था। अब मान लो किसी चौथे क्लास का बच्चा मेरे पास है, तीसरे क्लास का, जैसे गुड़िया रखी है, मैं इंग्लिश में एकदम जबरदस्त वाला लेटर लिखूं और पापा या मम्मी के नाम भेज दूं, तो ये बच्ची को क्या पता है? तो मम्मी पापा ही समझेंगे।
थॉमस एल्वा एडिसन की मम्मी ने पढ़ा, तो पूछ, और छोटे बच्चे ने पूछा कि क्या है मम्मी, तो और ये जब बड़े होते गए तब तक वो पूछे कि उस लेटर में क्या था। कभी पूछा होगा तो मम्मी ने कहा कि तुम्हारे टीचर ने ये लिख के भेजा था कि आपका बच्चा इतना स्पेशल है कि इसको कोई टीचर नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिमाग का है, इसके लेवल का कोई मास्टर नहीं। ठीक है, ये उसकी मम्मी ने बोला था, थॉमस एल्वा एडिसन की मम्मी ने एडिसन को बोला था। जब थॉमस एल्वा एडिसन बड़े हो गए, बहुत बड़े हो गए, इन्वेंशन करने लगे, तब वो लेटर उनकी मम्मी ने उनको पकड़ाया। और पता है उसमें क्या लिखा हुआ था कि तुम्हारा बच्चा इतना बड़ा मंदबुद्धि है, समझ रहे हैं, कि दुनिया का कोई मास्टर है ही नहीं ना जो इसको एक शब्द भी पढ़ा पाए। तो एक काम करो, हम पे एहसान करो, इस बालक ने घर में ही रखो। और पूरी की पूरी लाइफ उनकी मम्मी ने ही उनको पढ़ाया, थॉमस एल्वा एडिसन। और इनकी मम्मी ने लेटर रिप्लाई में लिख के भेजा था कि तुम, दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं जो मेरे बच्चे को समझ सके। बात, क्योंकि अब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्रेन वाले होते हैं ना, वो सीधे सीधे नहीं पूछेंगे। वो हाई रेजिस्टेंस लो रेजिस्टेंस में आपको पढ़ा रहा हूं, उनका दिमाग कहीं और आगे, ये तो कब के समझ चुके हैं, और भी एडवांस चल रहा है उनका दिमाग, समझ रहे हैं ना। तो ये होता है दुनिया। जिनको सीखना है ना, वो अपने ब्रेन के है ना पूरे दरवाजे खोल के रखते हैं, जिज्ञासा होनी चाहिए ना। देखिए, तो एमसीबी का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाते हैं, अभी तो हम लोग रख ही जाए। एमसीबी डज नॉट वर्क ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट को बेटा हिंदी में विद्युत धारा कहते हैं, ये भी थोड़ा जान लो। अच्छा, जो एमसीबी, एमसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है, देख के बताइए। तो पूछा क्या खुदक रहे हो, पूछा ही नहीं, तुम बोलो क्यों, तुम बताओ। मामा जी चाचा के घर बाबा लेने गए बतासे, तू बताई रंजू, तुम बताओ, तू बता रहे आशीष। बेटे जिस दिन मैंने हथियार उठा लिया ना, तो पता ही नहीं, तू बता। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, एमसीबी। अब जब घर में कोई मम्मी पापा या कोई चाचा ताऊ बोले ना ये एमसी गिर गया, तो कहिएगा मम्मी या पापा इसको एमसीबी कहते हैं, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर होता है। एक बार भी जिंदगी में ऐसे किसी को आप टोक दोगे ना, तो जिंदगी में कभी ये भूलोगे नहीं है, इसको लाइफ में यूज करिए। देखिए क्या होता है, सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि एमसीबी इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट पे काम नहीं करता। मतलब कि ज्यादा बिजली मिलने पे इसमें ऐसा कोई वायर नहीं लगा होता जो मेल्ट करके सर्किट ब्रेक हो जाता और टूट के गिर जाता है, ऐसा नहीं होता। हाँ, तो आप खुद से ऐसे कर देते हो, मैं इसका सारा कॉन्सेप्ट बताऊंगा आखिर होता कैसे है। अभी देखिए, एमसीबी वर्क्स ऑन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। एमसीबी भैया मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करता है। अब आप कहेंगे सर इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट, इसमें क्या चुंबक का प्रभाव होगा, ध्यान देंगे पूरा। ना समझ में आए तो दो बार पूछ लेना, लेकिन बुद्धू मत बने रहना। एमसीबी इज ए स्पेशल काइंड, शांत, एमसीबी इज ए स्पेशल काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल स्विच which automatically turns off when the current in the circuit becomes too large and cut off the electric supply। जैसा कि आपको पता है, जैसे ही घर में बिजली का ज्यादा पावर जाएगा, ऑटोमेटिक वो है ना खटका गिर जाता है, आपने देखा होगा। मतलब बेटा अभी बिजली का है ना वोल्टेज अप डाउन होता ही नहीं है, इसलिए नहीं गिरता। बस समझ रहे, आपने देखा है कि आपका एमसीबी लगा हो और घर में सारे तार जल गए, ऐसा हुआ है कभी? नहीं हुआ ना। इसका मतलब उतना हाई इलेक्ट्रिक करंट आपके घर में आया ही नहीं, फ्लो ही नहीं किया है। नहीं तो अगर हाई इलेक्ट्रिक करंट आएगा तो ऑटोमेटिक एमसीबी आपका डाउन हो जाएगा, गिर जाएगा। हमने तो बहुत बार देखा है। मैं आपको और बताता हूँ, अच्छा एग्जांपल देता हूँ। अभी कल परसों का एक नहीं कॉल आया कि घर में कि मास्टर जी सब जल गया, पता नहीं खटका जल गया, ये जल गया, वो जल गया, थोड़ा बिजली मिस्त्री को भेजो। वहां पर क्या था कि जो वायरिंग हो रखी थी ना सॉकेट की, वो पतले तार की। देखिए अब मान लो बेटा यहाँ पतला तार कोई लगा रखा है मैंने, ये जो पतली वायर है ना, मैंने एक एक्सटेंशन बोर्ड यहाँ बना रखा है, आपको दिख रहा होगा, भगवान मुझे करंट से बचा, ये दिख रहा है। अब इसमें कितनी पतली वायर है, बिल्कुल हल्की वाली। अब अगर इसमें मैंने क्या कर दिया, कूलर का खटका लगा दिया, प्लग लगा दिया, उसके बाद रूम हीटर लगा दिया, प्रेस लगा दिया, मतलब 4-5 ज्यादा हाई वोल्टेज वाली चीजें,
बेटे कुर्सी का दाम, आशीष भैया को दो, इधर आ जाओ, वहां 2 कुर्सी लगे बैठो। देखिएगा, MCB is a special kind of electrical switch which automatically turn off when the current in the circuit becomes too large and cuts off the electric supply. MCB can be reset in the on position when the fault in the wiring has been set right. अब आपने देखा होगा जैसे ऐसे नीचे कर ले, पानी जब फंसता है ना गले में तो नीचे कर लेते हैं, ये साइंस है, कोई मैं दादा दादी वाली कहानी नहीं सुना रहा। हमारी जो विंड पाइप होती है ना, सांस लेने वाली नली जो होती है, और ना वो कुछ ना करना चाहिए, दादी बोलती है, हम दादी थोड़ी, हम मास्टर ना, साइंस पढ़ाएंगे। तो बेटा जैसे आप कैसे ही फंस रखा हो ना, जैसे अगर ऐसे कर लोगे ना, पूरा एकदम गर्दन ऐसे कर लोगे, तुरंत उसी समय काम, सर्किट ब्रेक। बेटे आप लोग को फैन बंद करना पड़ेगा, थोड़ा आवाज नहीं आ रही मुझे। कभी कभी सच्चाई के रास्ते से डगमगाना भी चाहिए। देखिएगा, अब जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रिक का ज्यादा फ्लो होने लगा और वो जो आपका एमसीबी था वो डाउन हो गया, मतलब कि सर्किट ब्रेक हो गया। अब हमें क्या करना है ना, कि जैसे ही हमने वो सर्किट ब्रेक हुआ, एमसीबी डाउन हुई, तो हमें पता चल गया कि कहीं ना कहीं फॉल्ट जरूर है, तभी एमसीबी डाउन हो गई है। अब हम क्या करेंगे, घर में पहले वायरिंग चेक करेंगे, उस फॉल्ट को ठीक कर देंगे और फिर सीधे स्विच को ऑन कर देंगे, काम खत्म। और फ्यूज रहता तो क्या होता, पहले तो फ्यूज का वायर फिर निकालो, उसको फ्यूज को निकालो, फिर फ्यूज जोड़ो, है ना, तब दिक्कत है। और इसमें थोड़ा सा भी अगर इलेक्ट्रिक करंट में अप डाउन हुआ तो उसी समय ये सर्किट ब्रेक हो जाता है। और ये होता कैसे है, मेन साइंस तो ये है। देखिए, unlike a fuse which can be used only once and has to be replaced, the same MCB can be reset manually to restore electricity supply. When the MCB is reset, the circuit becomes complete and electric current starts flowing in the household wiring again. These days, more and more houses and other buildings are using miniature circuit breaker MCBs to protect the electric wiring from the excessive flow of current. वही बात जो मैंने बोली, आज के डेट में आपने कहीं भी फ्यूज नहीं देखा होगा, और जहां देखा भी हो तो डबल प्रोटेक्शन होता है, फ्यूज भी लगा रखा है और उसके बाद आगे जाके एमसीबी भी लगा देते हैं, ठीक है, दोनों चीज लगा देते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया कि एमसीबी मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती, इलेक्ट्रिसिटी के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करती, इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन आखिर में ये मैग्नेटिक इफेक्ट है क्या, वो सुनिए। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट, ओके, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ वायर, द करंट कैरिंग वायर बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट। याद रखिएगा, आपने हाई इंटेंशन वाली है ना वायर देखी होगी, जो बड़े बड़े पोल नहीं होते, वो जो बड़े बड़े खेतों की तरफ से गुजरे होंगे, लोहे वाली पोल होती है, ऐसे ऐसे वो करके बहुत हाइट पर। आपको पता है एक बात का, उसके आसपास कभी कोई घर नहीं बना सकता, क्योंकि उसके आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, आपके शरीर पर उसका बुरा असर पड़ता है। तो जहां से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होती है, बिजली का करंट जाता है, आसपास एक मैग्नेटिक एरिया बन जाता है, मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है। और वो कैसे बनता है, कैसे इफेक्ट करता है, वो ध्यान दो। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इलेक्ट्रिक करंट के पास होने के कारण जो आसपास एक मैग्नेटिक एरिया बनता है, उसी को हम इलेक्ट्रिसिटी का या इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट करते हैं। द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट is used to make a large number of devices which we use in our daily life. और इस इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट पे काम करने वाले बहुत सारे डिवाइसेस
हम यूज करते हैं, जो हम लोग डेली लाइफ में यूज करते हैं। ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइस, बिजली पे चलने वाले जो भी मशीन होते हैं हम लोग यूज करते हैं, वो क्या है? द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज यूटिलाइज्ड इन मेकिंग इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाते हैं, वो क्या होता है? इलेक्ट्रिक बेल्स, बिजली की घंटी होती है ना, वो इलेक्ट्रिक बेल टों बजाते हैं, आजकल तो म्यूजिक भी बजने लगता है। टेलीफोन इंस्ट्रूमेंट, जो लैंडलाइन फोन होती थी ना हमारी, वो भी इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट पे ही काम करती है। और कैसे, वो बता रहे हैं आपको। इलेक्ट्रिक फैंस, ये जो फैन चल रहा है आपका, अभी तो मैंने बताया ही नहीं, मैं तो आपको ये बता रहा हूँ कि इस पे काम करता है, कैसे काम करता है बेटा, वही तो मेरा काम है बताना। इलेक्ट्रिक मोटर, पानी वाला मोटर जो होता है, और लाउड स्पीकर एंड टॉयज, जो आवाज निकालते हैं, जो वो सारे। So the magnetic effect of current was discovered by a scientist named Hans Christian Ørsted. Hans Christian Ørsted ने इलेक्ट्रिक करंट के मैग्नेटिक इफेक्ट की खोज की थी, कि बिजली का कोई चुंबकीय प्रभाव है, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट नाम की भी कोई चीज होती है। इसकी खोज साइंटिस्ट नेम हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड ने की थी। ये गुनाह नहीं कि मेरे बताते समय आपको सारी बात बिल्कुल मेमोराइज हो जाए, आपके याद रह जाए, लेकिन गुनाह अपराध तब हो जाएगा जब मेरे पढ़ाने के बाद आपने वीडियो नहीं देखी, आपने नोट्स नहीं बनाया और उसको अपने हिसाब से याद नहीं कर दिया या समझ नहीं लिया, तब आप अपराधी हो। बात समझ रहे हैं? निश्चित रूप से किसी बच्चे को इंटरेस्ट ज्यादा है तो तुरंत तो कैच कर लेता है और मेमोराइज भी कर लेता है, कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं, समझ रहे हैं ना। लेकिन जीतेगा वही जो घर पे जाके मेहनत करके इसको नोट्स बनाएगा, और मैं बता दूंगा कैसे होगा। सो ऑस्टेड found that when electric current was passed in a wire, then the needle of a compass placed near it got deflected from its usual north south position. आपने कंपास देखा होगा। कंपास का मतलब बेटा मैं आपको एक चीज बताया था, कंपास मतलब कि हमारा फोन, एक सेकेंड, अब मैंने बोलने के लिए किसी को नहीं बोला, वो पैसा मैं लूंगा, तुम नहीं लोगे। एक सेकेंड बेटा, ये तो कंपास आप लोग समझते होंगे ना, ये जैसे हम यहाँ रख देंगे तो आपको नॉर्थ और साउथ का पता चल रहा होगा, NSEW पता चल रहा है ना, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, फोन में, तो फोन में आ गया। अब जैसे अगर आप मान लो कि आप सफर कर रहे हो, समुद्री यात्रा कर रहे हो, समुद्री लुटेरे हो, अगर आप डाकू हो या समुद्री यात्री हो, तो उस जमाने में एक क्या होता था, चुंबकीय घड़ी टाइप की होती थी, उसमें निडल लगा रहता जो नॉर्थ और साउथ को केवल पॉइंट करता था, और हाँ मैग्नेटिक जो नॉर्थ एंड साउथ होता है। तो इन्होंने क्या किया कि एक जगह कंपास इन्होंने रखा और आसपास इलेक्ट्रिक करंट पास करके देखा। हेलो, ठीक ठीक है, अभी भेज दो आंटी, थोड़ी देर, ठीक है। तो जैसे आपको पता है कि जो कंपास होता है हमारा, वो बेटा नॉर्थ और साउथ को केवल दिखाता है। इसमें जो आपने सुई देखी है ना, इसमें दो ही सुई है, नॉर्थ और साउथ को दिखाने वाली। अब नॉर्थ और साउथ का पता चल गया तो ईस्ट और वेस्ट का तो आप ऐसे ही पता लगा लो। एक सुई होती है जो नॉर्थ और साउथ में, उत्तर और दक्षिण की दिशा को केवल दिखाती, ठीक है। कोई भी, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मान लो बेटा ये मैग्नेट है, एक चुंबक है, इसको धागे से बांध करके आप इसको धक्का दे दो, हिला दो, और वेट करो कि ये रुक जाए। जब ये रुकेगा ना, तो अगर लंबाई में है इस तरह से, तो अब दिखेगा जहां नॉर्थ और साउथ होगा ना, ये नॉर्थ और साउथ की तरफ इसका मुंह हो जाएगा, ठीक है, उत्तर और दक्षिण की तरफ। ये तो आपने चुंबक पढ़ाई होगा, चुंबक के बारे में। ये बेटा मैग्नेट थोड़ी जिसको हिला के दिखाऊंगा, चुंबक रहेगा। हेलो, हाँ नमस्ते, केवल साइंस कराएंगे बेटा आज आप लोग का है ना, अभी 2 दिन में साइंस ही कराएंगे। तो उसी तरह ऑस्टेड जो महोदय थे, उन्होंने क्या किया
कि जो हमारा जो कंपास था उसके पास है ना इलेक्ट्रिक करंट आसपास फ्लो करा है, देखा कि भाई नॉर्थ और साउथ में स्टेबल होना चाहिए ना, रुका रहना चाहिए, लेकिन ये डिफ्लेक्ट होने हिलने लगा, सुई हिलने लगी। अब खुद सोचने वाली बात है कि सुई क्यों हिली, हमने तो आसपास ही तो केवल बिजली का करंट फ्लो किया है, तो सुई पे क्या असर पड़ा है ऐसे। लाडो साइंस की क्लास है बेटे, ये क्या जलेबी की क्लास बना रही है जलेबी, थोड़ा पढ़ने पे ध्यान दे, राइटिंग अच्छी है। देखिएगा, now the needle of a compass is itself a tiny magnet which can rotate freely on a pivot. A compass needle can be deflected only by another magnets or magnetic field. अब एक बात सोचिए, कोई भी चुंबक उसका अपना नॉर्थ और साउथ होता है, वो तभी, जैसे मान लीजिए एक चुंबक है आपके पास, दूसरा कोई चुंबक अगर आप लाओगे उसके पास, ठीक है, जैसे नॉर्थ और साउथ, आपने चुंबक देखा होगा, दो चुंबक को आसपास लाइए, अगर चिपक जाए मतलब कि एक नॉर्थ था दूसरा साउथ, और ना चिपके मतलब दोनों सेम पोल आप लेकर के आ रहे हो। जैसे बेटा ये चुंबक है ना, तो हर चुंबक का एक नॉर्थ होता है और एक साउथ होता है, इतना छोटा टुकड़ा हो चाहे हवाई जहाज जितना बड़ा कुछ भी, उसका नॉर्थ और साउथ तो होगा ही होगा। अगर मान लो दो चुंबक लेते हैं और दोनों चिपक जाता है, इसका मतलब एक का नॉर्थ था तो दूसरे का साउथ आया, अपोजिट केवल पोल आपस में अट्रैक्ट होते हैं चुंबक में, ये तो आप लोग को पता ही है। लेकिन अगर आप यहां पर मैं ये चुंबक दूसरा लेके आऊं और ये है ना, देखा होगा चुंबक साइड में सटता नहीं है, दाएं बाएं भागने लगेगा, इसको डिफ्लेक्ट कर दे रहे हैं, माने कि बिखराव होने लगेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सेम पोल दोनों की तरफ थे, इसका नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ है, और इसी को अगर ऐसे कर देंगे तो जाके चिपक जाएगा। तो उन्होंने सोचा कि निश्चित रूप से ये सुई में जो डिफ्लेक्शन है तभी हो सकता है जब दूसरा कोई ना कोई चुंबक इसके पास लाया जाए। तो उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला इस बात से कि जो कंपास के अंदर चुंबक की सुई थी, निडल था, उसमें ये जो डिफ्लेक्शन या जो बिखराव हुआ, थोड़ा डाइवर्जन हुआ, ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हमने इलेक्ट्रिक करंट आसपास दिया था इसमें भी कहीं ना कहीं चुंबक है। हर इलेक्ट्रिक करंट में किसी ना किसी तरह का मैग्नेटिक इफेक्ट जरूर होता है, तभी जाकर के वो चुंबक को कोई ना कोई तरह से इफेक्ट कर रहा है। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? अब आगे सुनिए कहानी। सो सिंस अ करंट कैरिंग वायर, अगर आपको जिसको डेमो देखना है तो ये प्लग लगाया बेटे, छिलके तार हाथ में पकड़ो, मतलब समझ ही गए होंगे आप कि करंट पास हो रहा है, वो वायर जिसके अंदर से करंट आ रही है, ठीक है। और ज्यादा अगर जीवन के मजे लेने हैं तो पोल पे चढ़ जाइए, नंगी तार पकड़ लीजिए। करंट कैरिंग वायर वाज एबल टू डिफ्लेक्ट अ कंपास नीडल। अब मान लीजिए कि इसके अंदर जो वायर है, बिजली नहीं है ना, इसमें बिजली नहीं है, तो ये किसी भी तरह से चुंबक को इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जो वो वायर है जिसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही है, बिजली का करंट दौड़ रहा है, वो चुंबक कंपास के निडल को, जो कि एक मैग्नेट का या चुंबक का बना है, उसको इफेक्ट करेगा। उसके पास जाते ही चुंबक की सुई हिलने लगेगी, डिफ्लेक्ट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? कोई भी इलेक्ट्रिक का करंट, ऐसा वायर जिसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है, अगर चुंबक के नजदीक लाया जाएगा तो चुंबक में डिफ्लेक्शन होगा, उसमें बिखराव होगा, थोड़ा बहुत डाइवर्जन होगा ही होगा। बता रहे हैं बेटा, ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट के अंदर चुंबक होता है, मैग्नेटिक पावर होती है। मैग्नेटिक पावर मतलब किस चीज को खींचने की, अगर डिफरेंट पोल हो और सेम पोल हो तो क्या कहते हैं, डिफ्लेक्ट, मतलब बिखरने की। दो चुंबक या तो चिपक जाएंगे अगर अपोजिट पोल वाले होंगे, विपरीत ध्रुव वाले होंगे तो चिपकेंगे, और सेम पोल वाले होंगे तो डिफ्लेक्ट होंगे, बिखराव होगा। इसीलिए ऐसा होता है क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट अपने आप में खुद भी एक चुंबक है या मैग्नेट है। अभी मैं और समझाऊंगा, चिंता मत करो, अभी तो केवल इसका बाल पकड़ा है, अभी तो गुड्डे, जड़, मुंडी, गर्दन सब पकड़ना है। Since the current carrying wire was able to deflect a compass needle, it was concluded that the electric current flowing in a wire gives rise to a magnetic field around it.
मतलब कि अगर मान लीजिए ये कोई चुंबक था, क्या है, और इसके आसपास, अब आप खुद सोचो, मान लो कि ये हमारे हाथ में चुंबक, मेरे दूसरे हाथ में चुंबक है, आप इसको लूज पकड़ो दो चुंबक को लेकर के, तो यहां रखोगे कोई मतलब नहीं, नजदीक लाओगे कोई मतलब नहीं, एक इसका एरिया होगा कि अगर यहां लाएंगे तो या तो चिपक जाएगा और नहीं तो ये दाएं बाएं होगा। आप यहां रख दो, ठीक है, और आप यहां दूर रखोगे तो कोई इफेक्ट नहीं, जैसे जैसे नजदीक लाओगे तो या तो चिपक जाएगा और नहीं तो ये दाएं बाएं डाइवर्ट होगा। तो मैग्नेटिक एरिया मतलब ये चुंबक है तो इसका एक एरिया होगा कि इतनी दूर में कोई भी अगर दूसरा मैग्नेट आएगा तो या तो बेटा वो उसको खींच लेगा अपनी तरफ और नहीं तो उसको डिफ्लेक्ट कर देगा, मतलब बिखेर देगा, दूर झटका दे करके फेंक देगा। बात समझ में आ रही है इतनी? तो अगर किसी मैग्नेट के आसपास आप ऐसे वायर को लेके जाते हो जिसमें इलेक्ट्रिक करंट है, बिजली का करंट दौड़ रहा है, ठीक है, तो वो उसकी मैग्नेटिक एरिया को और भी ज्यादा बढ़ा देगा। मतलब मैं आपको और बता देता हूं अच्छी तरह से। कौन सा? ये सुई, हाँ समझ गया आपकी बात को, हाँ डिफ्लेक्शन होगा उसका। मेरे कहने का मतलब और बता रहा हूं कि एक तो इस पे तो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, दूसरा इसके आसपास जिन चीजों पे ये मैग्नेट इफेक्ट कर रहा था, मतलब कि ये चुंबक जिन चीजों को अपनी तरफ खींच पा रहा था उसको और तेजी से खींचेगा। ये चुंबक था अगर सेम पोल वाला लेके जाए तो डाइवर्ट कर दे रहा था, फेंक दे रहा था। अगर यहाँ इलेक्ट्रिक करंट दौड़ा दिया जाए तो पता है क्या होगा, ये और तेजी से खींचेगा या और तेजी से फेंक देगा, इसके पावर को बढ़ा देगा, मैग्नेट के पावर। क्लियर है? मैग्नेट के आसपास के एरिया क्या है ना, पावर को और बढ़ा देगा। क्या बेटा? हाँ हाउस का मैं बता रहा हूँ, देखिए बता रहा हूँ। उसमें क्या होता है ना कि मैग्नेटिक हमारे, हाँ 8th क्लास को ब्रेन का मैग्नेटिक इंपल्स किसको पढ़ाया था? 8th क्लास को पढ़ाया? 10th? अभी तो आपने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाया बेटा हमसे मन से? नहीं, वीडियो देखी होगी। 10th क्लास में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर पढ़ाना है, और अभी मैं 5th क्लास को आज नर्वस सिस्टम पढ़ा रहा था। तंत्रिका तंत्र जो हमारे अंदर होता है, ये नर्वस सिस्टम आप लोग जानते होंगे, आप लोग तो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है। तो हमारे ब्रेन भी जो एक सिग्नल दूसरे को बॉडी को भेजता है वो इलेक्ट्रिकल इंपल्स में होता है, इलेक्ट्रिकल इंपल्स। और हमारा ब्रेन जो सिग्नल लेता है और जो सिग्नल देता है वो भी इलेक्ट्रिक इंपल्स में होता है। समझ? इलेक्ट्रिक इंपल्स मतलब कि बिजली के संकेत के रूप में, और इलेक्ट्रिक के मैग्नेटिक इफेक्ट की तरह वो काम करता है। तो अगर हम उस हाई इंटेंशन वायर के आसपास रहेंगे तो हमारे ब्रेन में या हमारे जो नर्वस सिस्टम जो हमारा बॉडी का है वो इफेक्टेड हो सकता है उससे। और नर्वस सिस्टम इफेक्ट होने से क्या होगा, हम सीधे कोमा में जा सकते हैं या ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हमारे ब्रेन को कोई प्रॉब्लम हो सकता है। इसलिए हाउस तो बना, वहां पे बर्ड्स भी अगर आसपास रहे तो उनको भी बहुत खतरा होता है। ठीक है, वो तो खैर लंबा कॉन्सेप्ट है, अभी आप लोग जैसे जैसे बड़े होंगे आप लोग को सिखाया जाएगा। पर किसको बेटा? ये कभी कभी होता होगा क्योंकि आप, जैसे मैं आपको बता रहा हूं ना, ये बहुत रेयरली होता होगा। तो यू आर इलेक्ट्रिक मैन, हम लोग को तो ऐसा झटका नहीं लगता, मैंने फील किया है लेकिन बहुत रेयरली। शरीर हल्का करो। ठीक है, मैं क्वेश्चन का जवाब दे देता हूं। देखिए होता क्या है कि हमारे अंदर भी वो इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक चार्ज होते हैं तभी तो हम, जैसे अभी 8th क्लास की दीदी लोग को आप लोगों को पढ़ाया था कि जो हम लोग कोई चीज रब करते हैं या कोई भी चीज करते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक करंट आ जाता है या चार्ज होता है, चार्ज पार्टिकल्स और अनचार्ज पार्टिकल करके पढ़ाया था, ठीक है। तो जब भी हमारा बॉडी इस स्टेज पे पहुंचता है कि चार्ज हो जाता है तब वो आपको इलेक्ट्रिक झटके लग सकते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, मेरे पास है ना एक इलेक्ट्रिशियन आया था, वो बिजली का काम करने के लिए, कहता है कि मास्टर जी हम कभी भी बिना सूच के काम नहीं करते, एनी टाइम सूच पहन के काम करता है। तो मैं आपको बता रहा हूं, तो उसमें क्या है ना, उन्होंने बोला मेरे को
मैंने उनको बोला कि भाई साहब आज मैं इलेक्ट्रिक करंट ही पढ़ा रहा था, लेकिन निश्चित रूप से जो प्रैक्टिकल कर रहे हैं उनको नॉलेज ज्यादा है, हम लोग तो केवल पढ़ा सकते हैं, लेकिन अब बिजली का उसने क्या किया, बिजली का करंट आ रहा है और कोई भी वायर पकड़ के हाथ से ऐसे पकड़ करके छील दे रहा है, हाथ से पकड़ कर दे रहा है। और उसने मेरे को कहा था कि गलती से मेरे को टच मत कर देना ये लाइट दिखाते समय, नहीं तो आपको भी करंट लग सकता है। ठीक है, क्योंकि जो शूज पहन रखा है ना, तो किसी भी तरह से अर्थ उसको नहीं मिल रहा। जमीन के अंदर अगर पांव टच हो जाए आपका, तो जमीन के अंदर तो अर्थ होता ही है, मतलब नेगेटिव चार्ज होता है, तो अर्थ मिल जाएगा तो करंट लगने का खतरा होता है। इसलिए इलेक्ट्रिशियन कभी भी है ना, नंगे पांव कभी काम नहीं करते, कभी नहीं। और जो इलेक्ट्रिसिटी वाले जो बिजली के खंभों पे काम नहीं करते, उनके जूते आपने देखे होंगे, बड़े मजबूत से दिए जाते हैं जूते। हाँ, बड़े मजबूत वाले, दो जूते लग जाए ना तो फिर आदमी बेहोश हो जाए। देखिएगा, खैर उस तो बाद में बात करें। नो बेटा, 1 मिनट स्लैप। एक सेकंड बेटा, 2.5 पेज बचा हुआ है, कल आप लोग का ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कराएंगे, ठीक है।